रहे थे कि सर हिस्ट्री स्टार्ट कर दो। देखो जी, हिस्ट्री के स्पेशल तो हम है ही नहीं और मुझे लग रहा है कि लाइव हमने आज तक कभी हिस्ट्री पढ़ाया भी नहीं। ठीक है, और बहुत दिक्कत हो गया। ठीक है, फटाफट से आप सभी लोग लाइव आ जाइए और मुझे उम्मीद है मेरे बच्चों कि आप सभी लोग फटाफट से आ गए होंगे लाइव स्पीड में। ठीक है, और आज से पहले हमने हिस्ट्री कभी नहीं पढ़ाया लाइव आकर के, और आप लोग मुझे आज पहली बार हिस्ट्री पढ़ाते हुए देखेंगे। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, यहाँ देखो, इसको चलो स्टार्ट हुआ। मैं हिस्ट्री का स्पेशलिस्ट टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बच्चों, है ना, एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं छूटेगा। ये मेरा वादा है आपसे। देखो, आपको मैं 2-3 चीज़ आज स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर। आज ये हमारा पहला क्लास होगा। मैं आप लोगों से 2-3 सवाल पूछूंगा और आप लोग मेरा जवाब दोगे। ठीक है, देखो यहाँ क्या स्टार्ट क्यों ना रहा, देखो अपने से देखो। 2-3 चीज़ हम आप लोगों से पूछेंगे बच्चों, जिसका जवाब आपको देना है। क्या आप तैयार हैं देने के लिए? यस बच्चों, सबसे पहली बात है कि पहला क्वेश्चन आपसे कि आपको मन में कभी ये नहीं सोचना है कि हमको हिस्ट्री में खूब विद्वान बनना है। ठीक है ना, नंबर 1 सबसे पहले आपके दिमाग से ये चीज़ आप निकाल दो कि हमें खूब विद्वान बनना है। आपको हम खुद, है ना, आपको हम खूब विद्वान नहीं बना पाएंगे, पहली बात। दूसरा चीज़ प्यारे बच्चों ये कि आप ये सोचो कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों दूसरी बात ये है कि आप एक चीज़ ध्यान रखना, जो कहना है पूरा सही कहूँगा, पूरे दिल से कहूँगा, तुम्हारे मुंह पे कहूँगा। दूसरी बात बच्चों ये कि आप ये चीज़ मत सोचो हमको सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, सब कुछ पढ़ने से रिजल्ट नहीं होता है बच्चों, सब कुछ पढ़ने से रिजल्ट नहीं होता है। रिजल्ट होता है बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, पढ़ाई में बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। तो आप इसके चक्कर में मत पड़ना कि सर हर चीज़ को समझना है। लेकिन मैं बता रहा हूँ बच्चों, मैं अपना एक्सपीरियंस क्या है। सर आपका क्या एक्सपीरियंस है? बच्चों मेरा एक्सपीरियंस लगभग 8 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, हमें हर वो क्वेश्चंस याद है, हर वो ऑब्जेक्टिव याद है, हर वो सब्जेक्टिव याद है जो एग्जाम में पूछा गया है। हमको सब कुछ याद है, और क्या एग्जाम में पूछा जाएगा ये भी मुझे अंदाज़ा है, याद नहीं है, अंदाज़ा है। तो क्या आप मेरे ऊपर भरोसा करते हो कि सर आप जो भी पढ़ाओगे सर अच्छा ही पढ़ाओगे? एक बार मेरे ऊपर भरोसा कर लो सब लोग। यस यस, सब लोग शेयर कर दीजिए। जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके पास, जितने भी दोस्त हैं, जितने भी दोस्त अभी तक हैं आपके पास बच्चों, आप अगर आप लोग व्हाट्सअप चलाते हैं तो सभी फ्रेंड के पास पहले इस वीडियो को शेयर कीजिए और सबको बता दीजिए कि हम लाइव हैं। ठीक है, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपके एग्जाम में हिस्ट्री से एक भी नंबर नहीं छूटेगा। ठीक है, बस आप हमारे पर भरोसा कीजिए। मैं जो भी पढ़ाता हूँ उसको मन से पढ़िए, पूरे क्लास को कीजिए। आप लोगों ने हिस्ट्री पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है मुझे कुछ पता नहीं। अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो और अच्छी बात है, क्योंकि नया मेमोरी में ज़्यादा डाउनलोड होगा स्पीड में। यस, पर बच्चों आपके सामने एक मैप देख रहे हैं आप लोग। ठीक है ना, इस मैप से क्या लेना देना है हिस्ट्री में? इस मैप से क्या लेना देना है बच्चों? देखेंगे हिस्ट्री में, ये हमारा मैप है बच्चों, ये हमारा वर्ल्ड का आप देखते हो ना एक मैप होता है, ये हमारा यूरोप का मैप है बच्चों। किसका? यूरोप का। यूरोप जो हमारा महादेश है उसी का ये क्या है ना, एक मैप है। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है आज का। चलिए देखते हैं सबसे पहले आज का मोटिवेशन क्या है बच्चों। आज का मोटिवेशन आपके लिए है कि हौसला हो बुलंद तो डर की क्या औकात। आपको बहुत डर लगता है हिस्ट्री से, मुझे खुद डर लगता था बच्चों, मैं नहीं पढ़ाया कभी। कहते हैं कि हौसला हो बुलंद तो डर की क्या औकात, जब ले ली है ना, जब ले ही लिया है फैसला तो पीछे हटने की क्या बात। तो पीछे हटने की क्या बात। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपने ठान लिया है कि हमें टॉपर बनना है, हमें लाइफ में मतलब हमें नंबर अच्छा लाना है, तो बच्चों कभी पीछे नहीं हटना। क्या आप पीछे हटोगे? यस और नो? क्या आप पीछे हटोगे? नहीं सर, हमें पीछे नहीं हटना है। और बच्चों सबसे पहले जब आप हिस्ट्री पढ़ो ना, आप टेंशन मत लेना। ठीक है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना और ये चीज़ कभी मत सोचना कि सर हमें याद करना है। बच्चों मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आपको कुछ भी याद नहीं करना है। बोलो याद करना है क्या? मैं जो हिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा आपको कुछ भी याद नहीं करना है। बोलो याद करना है? नहीं बच्चों। देखो किसी भी चीज़ को ना अधिक समय तक याद रखने का एक तरीका है। एक तो बच्चों रट्टा मार 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 रट्टा मार, एक होता है बच्चों खूब रट्टा मारो, दूसरा होता है बच्चों रिवीजन। रिवीजन, हम रट्टा नहीं मरवाते, हम आपसे रिवीजन करवाएंगे। हम आपसे बच्चों रिवीजन कराएंगे, रिवीजन, आपको रट्टा कभी नहीं मरवाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाइयों, जो इतना ज़्यादा आप हिस्ट्री को आप लोग इतना ज़्यादा कमेंट करते थे, ऐसा लगता था कि हिस्ट्री नहीं है तो हमारा 10th क्लास होगा ही नहीं। पहले ये बताओ कि आप ये बताओ बच्चों हिस्ट्री में कितना नंबर है, पहले इसका सिलेबस बताओ, हमने पढ़ाया था। बताओ भाई मेरे हिस्ट्री में नंबर कितना है, जो इतना आप बोल रहे हो। सबसे पहले बताओ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री से कितने आते हैं ऑब्जेक्टिव। ना मुझे एक भाई ने बोला कि देखो सर आप ना नंबर के अनुसार ज़्यादा पढ़ाते हो। हाँ बच्चों मैं नंबर के अनुसार पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव बताओ कितना ऑब्जेक्टिव होगा। तो भाई मेरे 48 में से 12 से 13, ज़्यादा नहीं, 12 से 13 ऑब्जेक्टिव हैं आपके। 12 से 13 है ना, 12 से 13 ऑब्जेक्टिव हैं।
और मेरे ऊपर भरोसा रखो एक भी गलती नहीं होगा, ठीक है। बच्चे ये नहीं समझते हैं, बच्चे समझते हैं कि सोशल साइंस का मतलब हिस्ट्री होता है। अरे भैया, सोशल साइंस में हिस्ट्री नहीं होता है, सोशल साइंस में बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। नंबर 1 में सबसे पहले ज्योग्राफी होता है, नंबर 2 में हिस्ट्री होता है, नंबर 3 में हमारा क्या होता है, सिविक्स होता है, और नंबर 4 में बताओ क्या होता है, इकोनॉमिक्स होता है, इकोनॉमिक्स होता है। बोलो, ये सब मिलकर के तब 48 क्वेश्चन आएगा, ये सारा मिलकर तब 48 क्वेश्चन आएगा। यानी आप कह सकते हो कि हिस्ट्री 12 से 13 नंबर का है, हिस्ट्री 12 से 13 नंबर ऑब्जेक्टिव का है बच्चे। अगर मैं सब्जेक्टिव की बात करूं, सब्जेक्टिव की, है ना, सब्जेक्टिव में बताओ बच्चों कि 2 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चंस रहेंगे, 2 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन रहेंगे, जल्दी बताओ। यस सर, 2 मार्क्स वाले कितने रहेंगे गुरुजी? मेरे 2 मार्क्स वाले, है ना, कितने रहेंगे बताओ? मेरे ख्याल से 4 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? 4 क्वेश्चन होंगे। 4 दूना 8 नंबर, 4 क्वेश्चन, हाँ 4 क्वेश्चन बनाने हैं बच्चों, 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 4 दूना 8 नंबर का हो जाएगा, ठीक है बच्चा। और तीसरा हमारा क्या होता है, 4 अंक के, 4 अंक वाला होता होगा। 4 अंक के प्रश्न कितने होंगे? तो भाई मेरे 4 मार्क्स के क्वेश्चन कितने होंगे? 4 मार्क्स से 1 क्वेश्चन होंगे, 1 क्वेश्चन। तो अप्रोक्स आप देख सकते हो 12 दूना 24। तो भाई मेरे 24 से 25 नंबर का ये हमारा है, 24 से 25 नंबर का आप देख सकते हो, है ना। एक ही क्वेश्चन होता है, 24 से 25 नंबर का हिस्ट्री है, ठीक है ना। तो कभी ये मत समझना कि हर टॉपिक को आपको समझना ही है। आप समझोगे तो बच्चों दुनिया से खोज के आपको लाना पड़ेगा बच्चों स्पेशलिस्ट टीचर जो सिर्फ हिस्ट्री पढ़ाता हो। हम तो बच्चों ऐसे हैं कि जो हम सब चीज़ को थोड़ा बहुत पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो स्पेशलिस्ट तो हम है नहीं, लेकिन भाई मेरे हम आपको बुक से पढ़ाएंगे, है ना। हम आपको बुक से पढ़ाएंगे, आपका एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा, मेरे ऊपर भरोसा करें। आप लोग मुझे बताएं बच्चों, हिस्ट्री में कितना चैप्टर है? हिस्ट्री में कितना चैप्टर है? आप क्या चाहते हो? मुझे मतलब बहुत आश्चर्य लगता है, कहते सर हमको याद नहीं होता। अच्छा क्या याद करना है बताओ? 4 क्वेश्चन के लिए आप क्या 300 क्वेश्चन याद करने जाओगे? क्या आप ये 4 क्वेश्चन सही करने के लिए बच्चों 300 क्वेश्चन याद करने जाओगे? यस और नो? क्या आप 300 क्वेश्चन याद करने जाओगे? यस और नो? बच्चों ये 4 क्वेश्चन बनाने के चक्कर में 300 क्वेश्चन याद करने कभी मत जाना, कभी मत जाना बच्चों, ठीक है ना। मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं जाना। कॉन्सेप्ट को समझो, समझ में आ जाए, मैं लिखने का तरीका बता दूंगा, वैसे जाके चुपचाप एग्जाम में लिख देना। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर लिखें। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर लिखें, ठीक है बच्चों। यानी आपको अपने शब्दों में लिखना है, तो किसी भी क्वेश्चन के चक्कर में मत पड़ो कि कौन सा आएगा। अच्छा सर ये बताओ क्वेश्चंस आता कहाँ से है? क्वेश्चंस वही पूछे जाते हैं जो बुक में आपको लास्ट में दिए रहते हैं। क्वेश्चन हर चैप्टर का क्वेश्चन बुक के लास्ट में दिया रहता है, वही क्वेश्चन आएगा। और ऐसे बच्चों मैं आपको गेस क्वेश्चन दे दूंगा 10-12, ठीक है ना, लास्ट में, ठीक है। तो बच्चों बोलो, रटना है या समझना है? पहली बात, रटना है या समझना है ना। किसी के लिखे शब्द को लिखना है, किसी के बताए शब्द को लिखना है, बताए शब्द को लिखना है या अपने से लिखना है? लिखना है या अपने से लिखना है? बोलो, या अपने से लिखना है? बोलो। जो अगर कोई टीचर है, मान लो मैं हूं बच्चों, मैं हूं, मैंने कोई शब्द लिख दिया कि ऐसा ऐसा होता है, मैटरनिक युग किसको कहते हैं, ये वगैरह मैंने कुछ लिखा दिया। बच्चों किसी भी टीचर के, चाहे मेरा हो, कोई भी शिक्षक हो, उनकी बातों को आप हूबहू मत लिखिए, कभी भी आप हूबहू मत लिखिए। मेरे में खासियत बस यही था बच्चों कि मैं हमेशा अपने लिखता था। हाँ मैं टॉप नहीं हुआ, मुझे पता है मैंने बिहार टॉप नहीं किया, लेकिन प्यारे बच्चों दिल में अभी भी खुशी है कि मैंने अपने शब्दों को लिखा। तो बच्चों अपने से लिखना, ठीक है, हिस्ट्री में। तो रटना है ना, रटना नहीं है बच्चों, समझना है। किसी के बताए हुए शब्दों को लिखना है या अपने से लिखना? अपने से लिखना। हाँ बच्चों मैं आपको इसमें प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है ना, मैं आपको इसमें प्रैक्टिस कराऊंगा। और आपको प्यारे बच्चों अपने से लिखना है ना। आपको अधिक से अधिक इसमें रिवीजन कराना है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर इसमें डेट वगैरह बहुत है। अच्छा कितने ऐसे बच्चों को लगता है कि सर हिस्ट्री में बहुत सारा डेट है कि नहीं? बताओ। सही में बच्चों बहुत सारा डेट है, मुझे भी पता है। हिस्ट्री में डेट है सर, खिलाफत आंदोलन कब हुआ, चंपारण कब हुआ, वियना सम्मेलन कब हुआ, फ्रांस में क्रांति कब हुई, है ना, यूरोप में ये क्या हुआ, वो क्या होगा, ऐसे क्या हुआ, वैसे क्या हुआ। बहुत सारे डेट है बच्चों, बहुत सारे डेट है। जलियांवाला कब हुआ, चौरी चौड़ा कांड कब हुआ ठीक है, कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई, यूनाइटेड पार्टी की स्थापना कब हुई, है ना, इसका चुनाव चिन्ह क्या है, ये वो बहुत कुछ है बच्चों, बहुत कुछ है। लेकिन हम इसे प्रैक्टिस से ठीक कर सकते हैं। कभी बच्चों सबसे पहली बात है, क्या आपको बोझ लेना है? बच्चों मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ बच्चे, मन से, क्योंकि तुम मेरे भाई जैसे हो, तुम मेरी बहन जैसी है। मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, सुन लो। इस दुनिया का समुद्र ऐसा सिलेबस है और क्वेश्चन आता है कब इतना,
ठीक है। तो मेरी बहना, मेरे भाई, हाथ जोड़ के निवेदन है, सुन लो मेरी कहानी को। मैं गया था एग्जाम देने के लिए, ठीक है, मैं गया था एग्जाम देने के लिए, और मेरे पास में एक बच्चा बैठा था। मेरे पास में बच्चा नहीं बोलो, दोस्त है मेरा, दोस्त ही मान लो, वो बैठा था। और मैं जो एग्जाम देने गया बच्चों, तो मैं आराम से बैठ गया, मैं आराम से जाके बगल में बैठ गया। मैं कुछ नहीं लेके गया, ना तो साथ में कोई किताब, ना तो कुछ नहीं ले गया, क्योंकि मुझे पता है बच्चों कि इसमें कुछ भी निश्चित नहीं है। सिलेबस में जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, इसका कोई भी सिलेबस निश्चित नहीं है बच्चों। तो मैं बिल्कुल जो भी पढ़ना था, जो भी सेट वगैरह लगाना था, मैंने घर पर लगा लिए थे। मैं जितना पढ़ना था मैं घर में खूब पढ़ लिया। लेकिन वहाँ मैं जब गया एग्जाम में, तो बच्चों आराम से मैं शांति से बाहर में बैठा था। और वहीं एक हमारा दोस्त था, पूरा एकदम जान जी लगा दिया था पढ़ने के लिए, पूरा जान जी लगा के पढ़ रहा था। मैंने देखा बगल से, तो वो बड़ा बड़ा मैथ देख रहा था, ये ऐसे बनता है, अनुपात ऐसे टूटता है, ऐसे बनता है। मैंने उसको बोला, देखो इसमें सिलेबस निश्चित नहीं है, इसलिए तुम मत पढ़ो, और चलो आराम से दिमाग को शांत करके क्वेश्चंस बनेंगे। और जब गए बच्चों वहाँ अंदर एग्ज़ाम देने के लिए, तो हमने देखा जो सब वो पढ़ रहा था ना, वैसा कोई भी क्वेश्चन अंदर में नहीं था। तो बच्चों ऐसे बच्चे वही होते हैं जो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, ऐसे बच्चे वही होते हैं जो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है बच्चों, कृपया ना डरें और ऐसे ना पढ़ें, ऐसे बिल्कुल भी ना पढ़ें कि एकदम पढ़े जा रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो कभी भी ऐसा ना पढ़ें। हिस्ट्री को कैसे पढ़ोगे बताओ, बोझ समझोगे या मजा लेकर के? बोलो, हिस्ट्री को कैसे पढ़ोगे, बोझ समझ के या मजा लेकर? बताओ, मजा लेके पढ़ोगे या बोझ समझ कर? बताओ, बोझ समझ कर, ठीक है। मुझे अक्सर, ठीक है ना, अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि सर आप ना थ्योरी बहुत कम लिखाते हो। बच्चों थ्योरी लिखा देना मतलब समझ लो कि एक स्टूडेंट के ऊपर में बोझ डाल देना। थ्योरी मतलब अगर आपको लिखाना पड़ रहा है, बच्चे को अगर आपको ज़्यादा लिखाना पड़ रहा है, इसका मतलब आप समझ लो कि आप समझा नहीं रहो ठीक से। क्योंकि बच्चे जब अगर लिख रहे हैं बच्चों, इसका मतलब वो घर में समझेंगे। अरे जब क्लास में ही समझ गए तो उसको लिखने की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप कोशिश करो बच्चों मजा लेकर के। अरे कोई अगर तुमको डराए ना कि क्या होगा, बोला अधिक से अधिक क्या होगा भाई, 20 से 25 नंबर जाएगा। हाँ, अधिक से अधिक आपके लाइफ में इससे कितना इफेक्ट पड़ने वाला है? मैट्रिक में 20 से 25 नंबर इफेक्ट पड़ने वाला है। समझने पर ज़्यादा दिमाग लगाओ और हम क्वेश्चंस करवाएंगे, आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। अब ध्यान दो, आप बोलोगे सर इसका सब्जेक्टिव पढ़ाओ उसका पढ़ाओ। 8 चैप्टर में से आपको 4 क्वेश्चंस बनाने हैं, और 8 चैप्टर में से कोई एक सब्जेक्टिव आएगा 5 नंबर का। बताओ बताओ बच्चों, क्या हम इस एक क्वेश्चन के लिए आपको 50-60 क्वेश्चन रटवा दें? अच्छा, डिप्रेशन में कौन जाता है? डिप्रेशन है ना, एग्जाम के बाद डिप्रेशन में वही बच्चा जाता है जो एक क्वेश्चन के लिए 40 क्वेश्चन रट के रहता दिमाग में। 40 क्वेश्चन जो बच्चा रट के रहता है, वह बच्चा जैसे एग्जाम हॉल में जाएगा, देखेगा ये पढ़ा नहीं आया, ये पढ़ा नहीं आया, ये पढ़ा नहीं आया। अरे भाई तुम पढ़ के नहीं गए थे, तुम रट के गए थे। जो बच्चे रट के जाते हैं ना 40 क्वेश्चन, और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, वो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। और जो बच्चे समझ के गए हैं, मस्ती में गए हैं, वो जाते हैं कोई भी क्वेश्चन आएगा समझेंगे, हाँ हमने पढ़ा है, बस लिख डाला। तो बच्चों कभी भी रट्टाफिकेशन की डिग्री हमें दीजिए, हम आपको समझाफिकेशन का सर्टिफिकेट देते हैं। हाँ देखो, अब मैं बच्चों आपका टीचर हूँ, तो मैं अपनी कमजोरी बता देता हूँ। सबसे पहले हिस्ट्री का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 मेरी कमजोरी है, ठीक है ना। हिस्ट्री में 8 चैप्टर है बच्चों, 8 में से हमारा 3 चैप्टर कमजोर है। 3 चैप्टर कमजोर है बच्चों, है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यह कमजोर रहेगा, हम इसे ठीक कर सकते हैं। अभी हमारे पास समय है, कल परसों है, हम पढ़ के इसको ठीक कर लेंगे, ठीक है। मेरी कमजोरी है बच्चों, ठीक है, याद रखना, ठीक है, लेकिन हम इसे ठीक कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करें, जल्दी बताओ, यस और नो? शुरू करें? यस सर। बच्चों हिस्ट्री में है ना, आपने समझ लिया कि हिस्ट्री में टोटल 8 चैप्टर हैं, 8 में से बच्चों लगभग 10-12 ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। क्यों रहा है सर? हो जाएगा ठीक। बच्चों जो देखो, जो कमज़ोर है मैं कहता हूँ कमज़ोर है, जो मजबूत है वो मेरा मजबूत है, वो आप समझ लोगे। आइए एक एक लाइन हम पढ़ेंगे। हिस्ट्री बच्चों बिना किताब से आप पढ़ ही नहीं सकते अच्छे से, क्योंकि उतना कॉन्सेप्ट हमारे पास अभी है नहीं, ठीक है। आ जाओ तो स्टार्ट करते हैं बुक में बच्चों। सबसे पहले जितना भी लाइन मैं बोलूँगा इसको मतलब कि इसको याद कर लेना, बस तुम याद कर लेना, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा, हो जाएगा। आइए सबसे पहला हिस्ट्री में स्टार्ट करते हैं। पहला बच्चों चैप्टर का नाम कितने को याद है? बताओ कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको चैप्टर का नाम याद है? सर हमको याद है, बिना देखे बोलना, फिर अभी पूछेंगे हम। बोलो पहला चैप्टर का नाम बोलिए। फर्स्ट सर पहला में है सर यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। राष्ट्रवाद हर जगह होता है बच्चों, भारत में भी राष्ट्रवाद है। आगे जाके पढ़ोगे बच्चों कि हमारे अंदर हम लोग आज़ाद कैसे हुए, क्योंकि हमारे अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना जगी, ठीक है। राष्ट्रवाद क्या होता है हम आगे बताते हैं। पहला होता है बच्चों यूरोप में राष्ट्रवाद।
दूसरा है बच्चों समाजवाद पढ़ेंगे और साम्यवाद क्या होता है। तीसरा होता है बच्चों हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। ये तीनों चैप्टर हमें बहुत अजीब टाइप का लगता है बच्चों, और लगता था भी, थोड़ा ठीक हो रहा है अब। चौथा यहां से फिर हल्का है बच्चों, भारत में राष्ट्रवाद पढ़ोगे बहुत मजा आएगा। फिर है बच्चों छठे नंबर में अर्थ, है ना, अर्थव्यवस्था और आजीविका, शहरीकरण और शहरी जीवन, व्यापार और भूमंडलीकरण, और लास्ट में बच्चों प्रेस है। लास्ट में क्या है बच्चों, प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। तो टोटल चैप्टर कितने हो गए बताओ। यस बताओ बच्चों कितने हो गए, टोटल कितने हो गए। यस सर टोटल 8। बताओ भारत में राष्ट्रवाद कितने नंबर चैप्टर में है। भारत में राष्ट्रवाद कितने नंबर चैप्टर में है। खो गए क्या बच्चों। हमने आपके साथ पढ़ा और हमने अभी क्या पढ़ा, देखो इसे कहते हैं बच्चों, है ना, इसे कहते हैं प्रेजेंट ऑफ माइंड। जब आप पढ़ रहे थे आपका माइंड कहाँ था। यस चौथे नंबर में बच्चों भारत में राष्ट्रवाद। अच्छा ये बताओ कि ये बताओ व्यापार और भूमंडलीकरण कितने नंबर पर है। देखो एक रट्टा स्टूडेंट एक समझने वाले में, व्यापार और भूमंडलीकरण कितने नंबर पर है। यस सर व्यापार और भूमंडलीकरण, देखो एक बच्चा 8वें में कह रहा है नहीं पढ़ते हो तुम। तुम्हारा सेरिब्रम कमजोर है। यस सर 7वें नंबर पर है, 7वें में है। ठीक है, ये सब चीज़ भी अपना देखते रहिएगा, ठीक है ना। यस यस थोड़ा इससे चीज़ है ना, ये सब चीज़ को भी मेरे भाई देखते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। चलो सर स्टार्ट करते हैं। आइए पहला हमने क्या देखा ध्यान से। चलो तो ये चीज़ हमने देख लिया बच्चों। आइए पहला स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट इकाई है। इस बुक में कितने पेज हैं पता है किसी को। इस बुक में कितने पेज हैं, टोटल पेजेस कितने हैं इस बुक में बताओ। यस सर जल्दी बताओ इस बुक में टोटल पेज कितने हैं। मेरा आदत रहा है बच्चों, हम सब चीज़ पहले क्लियर करते हैं तब पढ़ाते हैं। यस यस सर कितने पेज हैं, 192 पेज। अच्छा बच्चों 192 पेज कितना दिन में ख़त्म होगा। 192 पेज कितने दिन में ख़त्म होगा बताओ। इस चैप्टर में मैंने नहीं पूछा, इस बुक में पूछा। 192 पेज है बच्चों, ठीक है। मेरे बच्चों हम लोग कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी हम खत्म करें। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ो। एक मंथ में सर, नहीं भाई एक मंथ नहीं देंगे, बेटी कुमारी पढ़ो। लिखा कि राष्ट्रवाद, क्या लिखा है बच्चों, राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है ना। ये जो राष्ट्रवाद आप देख रहे हो, अच्छा बच्चों क्या आपने सुना है राष्ट्रवाद क्या होता है, समझते हो आप। देखो कोई भी इंसान है बच्चों, अपने देश के प्रति जो उसके अंदर प्रेम की भावना होती है, अपने देश के प्रति जो उसकी है ना, अपने संस्कृति के प्रति जो उसमें लगाव होता है, इसे हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्र के प्रति जो प्रेम होता है हम उसे क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। आप लोगों में से कोई ऐसा बच्चा है जो बच्चों राष्ट्रवादी नहीं है। हर इंसान राष्ट्रवादी होगा क्योंकि उसको अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम है। और अगर राष्ट्र के प्रति प्यारे बच्चों आपके अंदर प्रेम है, तब आप किसी दूसरे इंसान को अपने देश में राज करने दोगे। अंग्रेज आकर के राज कर रहा है भारत में, क्या आप उसे करने दोगे, नहीं, क्योंकि आपको आपके अंदर प्यारे बच्चों राष्ट्र की चेतना है कि देश हमारा है, तो हमारे अंदर कोई दूसरा हमें राष्ट्र क्यों राज्य क्यों करे, तो हमने उसको भगाया जी, राष्ट्रवाद की भावना आई। तो राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। प्यारे बच्चों एक बात पूछते हैं, हमारे अंदर राष्ट्रवाद की जो भावना है वो भारत को लेकर के है या फिर बच्चों पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान में आकर कोई अभी हमला कर दे, कोई राज कर दे, तो क्या हमें फ़र्क पड़ने वाला है, क्या हमें फ़र्क पड़ने वाला है, नहीं सर, क्योंकि हमारे अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना है वो पाकिस्तान को लेकर है ही नहीं, हमारे अंदर इंडिया को लेकर है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया, ध्यान दीजिए कि राष्ट्रवाद की जब भी भावना होती है बच्चों, राष्ट्रवाद की भावना जब भी होती है किसी विशेष भौगोलिक, है ना, यानी पूरे विश्व के लिए नहीं होती है, किसी विशेष यानी भारत भर के लिए है, इंडिया के लिए ही है सिर्फ, किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। प्यारे बच्चों हमारे अंदर एकता, सबसे ज़्यादा एकता हमारे अंदर बच्चों किस बात को लेकर है बताओ। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले बच्चों 15 अगस्त मनाया, बोलो हाँ या ना। यस, जब भी देश की बात आती है ना तो हम लोग एकजुट हो जाते हैं, सब लोग
जब देश की बात होती है तो हम लोग एकजुट हो जाते हैं। तो बच्चों एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आ सकता है कि बच्चों है ना, ऐसी भावना को हम क्या कहते हैं जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। एकता का वाहक बनती है, ऐसी भावना को हम क्या कहते हैं? तो सर मेरे, ऐसी भावना को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। ये हमारे अंदर एकता का जोश भर देता है। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है बच्चों राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण, यानी सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना का बीज कहाँ पड़ा? बीज। तो राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के कारण, है ना, पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था। तो बच्चों सबसे पहले बताओ कि राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले कहाँ जगी? ऑप्शन में दिया रहेगा भारत, ऑप्शन में कोई की देश दिया रहेगा, बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, आंसर क्या मानना है? तो सर राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले यूरोप में जगी थी, है ना। यूरोप में भी कोई देश होगा, देखना पहले। तो हमने क्या बोला बच्चों? यूरोप में, ठीक है। एक ना एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से मिल गया। अगला क्वेश्चन, परंतु 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से यह उन्नत रूप में प्रकट हुआ। बच्चों मान के चलो कि कोई बीज तो हुआ, ध्यान दीजिए, हमने क्या डाला? सिर्फ बीज डालने से कोई पौधा नहीं हो जाता। बीज डालने के बाद जब वह बड़ा होता है तो वह पौधा कहलाता है। तो बच्चों उन्नत रूप से अगर बोला जाए कि राष्ट्रवाद की भावना किस क्रांति के बाद प्रकट हुई? किस क्रांति के बाद प्रकट हुई? तो बोलो आंसर क्या लिखोगे? किस क्रांति के बाद? यस, बहुत बढ़िया। तो पहले बच्चों राष्ट्रवाद की भावना किस क्रांति के बाद प्रकट हुई? तो आंसर बोलना बच्चों फ्रांस की क्रांति। फ्रांस, ये सर मैं जा रहा हूँ रिकॉर्डेड देखूंगा, ठीक है बच्चों जाओ तुम, पर बार बार कमेंट मत करो। तो आंसर लिखना बच्चों फ्रांस की क्रांति। तो राष्ट्रवाद की भावना किस क्रांति के बाद उदय हुई बच्चों? फ्रांस की क्रांति। अब आपसे पूछा जाए बच्चों फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो इसको रटने से थोड़ी होगा भाई। तो याद है 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, याद रहा तो अच्छा है, याद नहीं रहा तो फिर से पढ़ लेना, बात खत्म है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई भारी चीज नहीं है बच्चों की, है ना, हमें रटना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, लिखा गया कि 19वीं शताब्दी में तो यह उन्नत एवं आक्रामक रूप से आमने, है ना, क्या लिखा है, रूप से सामने आई। इसके कारण भी यथेष्ट थे और परिणाम भी, है ना, युगांतकारी रहे। युगांतकारी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई साहब एक बच्चा बार बार कमेंट कर रहा है, गलत बात है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ कुछ नहीं है। देखो बच्चों हमने बार बार कहा जहां पर हमारे लिए कुछ नहीं है उसको हम छोड़ते जाएंगे, बस पढ़ना है, आगे बढ़ना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हर चीज को आप उसके पीछे नहीं चलना है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। यूरोप में राष्ट्रवाद, है ना, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की है ना राज्य क्रांति तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। बच्चों हमारे अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना है वो किसने पैदा किया है बताओ? हमारे अंदर भारतीय लोगों में अपने देश के प्रति इतना प्यार किसने पैदा किया है बताओ? मैं देखूं जरा आप लोगों का आंसर क्या आता है। बच्चों हमारे अंदर जो, है ना, हमारे अंदर जो इतना प्रेम की भावना आया बच्चों, बताओ ये चीज़ किसने किया है? सर यूरोप ने नहीं बच्चों, अंग्रेजों ने। हमारे अंदर देश के प्रति इतना भावना बच्चों अंग्रेजों ने किया है। देखो देश तो एक हो ही नहीं सकता था बच्चों। आप लोगों को पता है कि हमारा देश जो है ना 563 देसी रियासतों में बटा था। हमारा देश बच्चों 563 या फिर ज़्यादा भी हो सकता है देसी रियासतों में बटा था। हमारा देश बच्चों टुकड़ा टुकड़ा हो चुका था। हमारा देश टुकड़ा टुकड़ा था। यहाँ पर हर जगह राजा होता था। मगध में अलग सम्राट, यहाँ पर अलग सम्राट, वहाँ अलग सम्राट, तो अलग अलग सम्राट हुआ करते थे उस समय। लेकिन जब प्यारे बच्चों अंग्रेज भारत, है ना, अंग्रेज जब भारत में आए तो सभी सम्राटों को आपस में लड़ा दिया और लड़ाने के बाद बच्चों वह खुद यहाँ का सम्राट बन गया। अंग्रेज यहाँ का शासक बन गया। तब फिर जब सभी को, है ना, जब सबके दिमाग खुले कि हम लोग तो पहले अलग अलग थे, अब सब मिलकर के अंग्रेजों को भगाएंगे, तो जब सब मिलकर के अंग्रेजों को भगाने की भावना आई बच्चों, तब हमें अपने देश के प्रति प्यार हुआ। पहले भारत एक था ही नहीं बच्चों, भारत के पहले टुकड़े टुकड़े थे बच्चों। तो हम लोगों के अंदर में किसने किया? अंग्रेजों ने। तो इसलिए कहता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना किसने पैदा किया? तो बच्चों यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले पैदा करने वाले कौन थे? ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति नंबर 1, है ना, तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो बच्चों नेपोलियन के आक्रमण ने किसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है?
तो याद रखना गुरुजी मेरे, जैसे हम लोग में अंग्रेजों का है ना, हम लोगों में जो राष्ट्रवाद की भावना आई इसमें अंग्रेज का महत्वपूर्ण रोल है, लेकिन जो यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना आई इसमें किसका महत्वपूर्ण रोल है, तो नेपोलियन के आक्रमण का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे लिखते हैं बच्चों, आगे क्या लिखा गया ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीतिक को अभिजातीय वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नव युग का संदेश पहुंचाया गया, है ना। आक्रमण करके नेपोलियन ने यूरोप में आक्रमण करके बच्चों एक अपना संदेश भिजवाया हर जगह, है ना। आगे लिखा गया कि नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिसने इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। आगे बढ़ते हैं बच्चों, जो देखो हमने आपको हमने पहले बोला जो इंपॉर्टेंट है हम सब सिर्फ उसको लेंगे, बाकी को हम नहीं लेंगे, ठीक है ना। यस, क्योंकि ये हमारा 3 चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आगे आता है बच्चों, दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्ति क्या है ना, यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जगा। ध्यान दीजिए, यूरोप ने जब नेपोलियन ने जब यूरोप में आक्रमण किया बच्चों, तो फिर क्या हुआ, वहाँ के लोगों में क्या जगा, देशभक्ति। ऐसा ही होता है, ध्यान देना, आपके घर में देखना, आपके घर में बच्चों सभी भाई भाई में नहीं बनते हैं। आप घर में देखते होंगे ना कि भाई भाई में लड़ाई होता है, लेकिन जब कोई दूसरा इंसान आपके घर में आपको मारने आता है तब क्या होता है, सोचो। जब कोई दूसरा इंसान आपको मारने आता है तो क्या होता है, सर भाई भाई में लड़ाई होता है, ठीक है, लेकिन जब कोई दूसरा आदमी जब आता है मारने के लिए तो सब भाई मिलकर के उसको मारते हैं, एकजुट हो जाते हैं बच्चों। उसी तरह से हुआ कि यूरोप में जब ये सब आक्रमण वगैरह हुए ना, तो फिर यूरोप के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगी, देश के प्रति प्रेम जगा। ऐसे नहीं था प्रेम। आगे पढ़िए क्या लिखा है, देखो बच्चों जो इंपॉर्टेंट है हम वही लेंगे, बाकी को छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। मैंने आपको पहले बता दिया था, बाद में मत बोलना आप, ठीक है ना। नेपोलियन के पतन के बाद अब क्या हुआ बच्चों, नेपोलियन का पतन है, नेपोलियन खत्म हो गया। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी राष्ट्र शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, बच्चों एग्जाम में याद रखना, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है बताओ, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है सर, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है बच्चों, वियना, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। वियना में 1815 ईस्वी में एकत्र हुए, 1815 ईस्वी में एकत्र हुए। एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चों कि वियना सम्मेलन कब हुआ था, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो बच्चों वियना सम्मेलन हुआ था 1815 ईस्वी में। जब नेपोलियन का पतन हो गया बच्चों, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 ईस्वी में लोग एकत्र हुए, जिनका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों और विजयों ने अस्त व्यस्त कर दिया था। बच्चों नेपोलियन जब यूरोप आए थे ना, तो सब व्यवस्था को नष्ट कर दिया था, उन्होंने मारपीट बहुत ज़्यादा किया, सारी व्यवस्था को नष्ट कर दिया, ठीक है। तो बच्चों जब फिर नेपोलियन का पतन हो गया तो सब लोग बैठ करके एक सम्मेलन किए। कहाँ पर किए, तो वियना में। सम्मेलन कहाँ हुआ था बताओ, नेपोलियन के विघटन होने के बाद सम्मेलन कहाँ हुआ, वियना में। सम्मेलन कब हुआ, 1815 में। उसमें क्या क्या बात हुई, उसमें बात हुई कि जैसे पहले यूरोप था फिर से वैसा ही यूरोप हमें चाहिए, यानी नेपोलियन जो आकर के हमारे यूरोप को अस्त व्यस्त कर दिया था, उसको हटा के फिर से एक नया यूरोप जैसा था वैसा ही यूरोप फिर से चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगला पेज में क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पेज में देखिए कि मैप के द्वारा बताया गया है क्या हाल हुआ है फ्रांस वगैरह का। तो यहाँ पर देखा है बच्चों, है ना, यहाँ आपको साफ नहीं दिखेगा। नेक्स्ट आगे पढ़िए, कहते हैं था परंतु ध्यान दीजिए, कहते हैं परंतु इसमें भाग लेने वाले राजनयिक इस बात को देख सकने में असमर्थ रहे कि जनतंत्र, पेज ठीक है ना, अरे यही पेज है ना, रुक जाओ, पेज है ना, देखो तो बुक में पेज सही लिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। परंतु इसमें भाग लेने वाले राजनयिक इस बात को देख सकने में असमर्थ रहे कि जनतंत्र और राष्ट्रवाद की नई शक्तियां राजनीति को निर्धारित करने वाले नए तत्वों के रूप में उभर रही थी, आगे लिखा गया सन 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था। यही इंपॉर्टेंट है, ये आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट ना, ये आपके मतलब कि
बुक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया? मेजबानी किसने किया था बताओ? सर मेटरनिक ने इसकी मेजबानी की थी। अच्छा मेटरनिक क्या था बच्चों? सर मेटरनिक क्या था? चांसलर था। अब ये चांसलर क्या होता है? देखो बच्चों, चांसलर क्या होता है? एक संवैधानिक पद है। जैसे न्यायाधीश होता है ना, जज जैसे न्यायाधीश होता है, जैसे न्यायाधीश होता है ना, न्यायाधीश, उसी तरह से बच्चा ये था, न्यायाधीश था। कौन था? मेटरनिक। तो बच्चों वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था। मेटरनिक किस देश का था? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आंसर लिखना बच्चों, ऑस्ट्रिया का था। ऑस्ट्रिया। एक होता है बच्चों ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी कैनबरा है, एक होता है ऑस्ट्रिया, ये है ऑस्ट्रिया। आगे बढ़ते हैं। जो घोर प्रतिक्रियावादी था बच्चों, अब ये प्रतिक्रियावादी क्या होता है? जो बच्चों बार बार विरोध करता हो, किसी बात का बार बार विरोध करता हो, उसे हम कहते हैं प्रतिक्रियावादी। ठीक है, आगे क्या लिखा गया है? इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर ऐसी व्यवस्था की जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में उस शांति संतुलन को स्थापित करना था। तो बच्चों वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपके एग्जाम में आएगा बच्चों कि ये बताओ कि वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या लिखोगे बताओ? तो आंसर लिखेंगे सर वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था बताओ? वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कि यूरोप में नेपोलियन ने जो भी यूरोप को नेपोलियन ने जो अस्त व्यस्त कर दिया था उसे पुनः शांत करना था, और शांति बनाना है ना। पूरे यूरोप में बच्चों शांति, मतलब शांति का माहौल बनाना, ये था वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था कि पूरे यूरोप में शांति का माहौल बनाना। ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। यस सर धुंधला दिख रहा है, देखो तो भैया कैसा दिख रहा है? ठीक है, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिए बच्चों, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा, है ना। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेपोलियन ने जितनी भी अस्त व्यस्त किया था सर, उसको ठीक करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका बुक निकालो तो चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जिसे नेपोलियन के युद्धों ने समाप्त कर दिया था। बच्चों किसे समाप्त किया था बताओ? नेपोलियन के युद्ध ने किसे समाप्त किया था? सर नेपोलियन के युद्ध ने समाप्त किया था शांति को। ठीक है, आगे आता है गणतंत्र एवं प्रजातंत्र। बच्चों गणतंत्र समझते हैं? बताओ क्या आप गणतंत्र समझते हैं? है ना, वह देश जहां पर कोई राजा ना हो, वह राज्य जिसमें कोई राजा ना हो, वहां होता है गणतंत्र। गणतंत्र मतलब वहां जहां पर कोई राजा ना हो। गणतंत्र एवं प्रजातंत्र, जहां पर प्रजा, है ना बच्चों, जहां पर प्रजा का ही शासन हो, जैसे कि अपना देश भारत। कहते हैं दिया था गणतंत्र एवं प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति की देन थी, उसका विरोध करना और पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था। अतः वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। बच्चों एग्जाम में आएगा बताइए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिल गया हमें कि बताइए कि वियना सम्मेलन में क्या हुआ? वियना सम्मेलन के माध्यम से क्या हुआ? तो सर वियना सम्मेलन के माध्यम से नेपोलियन युग की समाप्ति हो गई और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा बच्चों कि मेटरनिक युग की शुरुआत किस सम्मेलन से हुई? एग्जाम में क्वेश्चन आया है तो आंसर लिखेंगे मेटरनिक, है ना। सर डाटा खत्म हो गया ना, तो मेटरनिक युग की शुरुआत बच्चों वियना सम्मेलन से हुई थी। तो आप कह सकते हैं कि मेटरनिक युग की शुरुआत किस वर्ष से हुई? तो बच्चों 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में। आगे लिखे हैं कि इटली पर अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए मेटरनिक ने कई राज्यों में विभाजित कर दिया। प्यारे बच्चों, तो इटली को विभाजित किसने किया बताओ? तो सर इटली को विभाजित किया, है ना। चलिए इटली को विभाजित किसने किया? तो सर इटली को विभाजित किया मेटरनिक ने। क्यों किया? क्योंकि प्यारे बच्चों उस पर अपना प्रभाव बनाने के लिए। आगे लिखे हैं कि सिसिली और नेपल्स के प्रदेश बूर्बो वंश के सम्राट, है ना फर्डिनेंड को दे दिया गया। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, आप इस पर दिमाग मत लगाइए। आगे दे दिया गया। आगे लिखा है बच्चों कि रोम और उसके आसपास के राज्य पोप को सौंप दिए गए। बच्चों रोम की, है ना, रोम, ध्यान दीजिएगा, रोम किसको सौंपा गया था? एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चों कि रोम, है ना, जो कि रोम था, रोम और उसके आसपास के राज्य किसको सौंपा गया था? रोम और उसके आसपास का
रोम और उसके आसपास का राज्य किसको सौंपा गया था? तो पहले बच्चों आंसर होगा पोप को। किसको? पोप को, है ना। क्या लिखा है? लोम्बार्डी एवं वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया की प्रभुता कायम हुई। मोडेना और टस्कनी के प्रांत, है ना, हैप्सबर्ग राजवंश को दे दिए गए तथा जेनेवा और सर्डिनिया पिडमाउंट के राज्य में सम्मिलित कर दिया गया। ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही लेंगे, बाकी हम छोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, आगे जर्मनी में 29 रियासतों का संघ कायम रहा। बच्चों 39, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि जर्मनी में कितने राज्यों का संघ हुआ। जर्मनी में कितने राज्यों का संघ हुआ? तो बच्चों जर्मनी में 39, जो मैं कह रहा हूं मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, 39 राज्यों का संघ रहा, जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया गया तथा हर संभव प्रयास किया गया कि उनमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगे। बच्चों ध्यान देना, जब भी किसी के अंदर राष्ट्रीयता की भावना जगेगा वो क्या करेगा? बोलो, वो बगावत करेगा। जब भी किसी देश के अंदर बच्चों, है ना, जब भी किसी देश के अंदर अगर राष्ट्रीयता का भावना, मतलब कोई भी छोटा मोटा देश है, राज्य है, कोई भी है, अगर उसके अंदर राष्ट्रीयता का भावना जग गया तो समझो बच्चों वह बगावत करेगा और वह अलग होना चाहेगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं स्थापित किया गया तथा हर संभवतः प्रयास किया गया कि उनमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगे। आगे मेटरनिक ने फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना की। मेटरनिक ने फ्रांस में भी जो पहले वाली व्यवस्था थी बच्चों, जिसे किसने खराब किया था? बताओ, किसने खराब किया था? यस सर, जिसे नेपोलियन ने खराब किया था उसको उन्होंने ठीक किया। एक बच्चा कह रहा सर आपको पढ़ाना नहीं, सही बोला बच्चे, मुझे ये हिस्ट्री वगैरह उतना अच्छा नहीं आता है। ठीक है, आपने बिल्कुल सही बोला। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन पहले बच्चों आप टेंशन मत लिए, धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह वियना सम्मेलन प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय थी, है ना। वियना सम्मेलन में प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय थी, लेकिन यह व्यवस्था अस्थायी साबित नहीं हुई और जल्द ही यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ, जिससे यूरोप के लगभग सभी देश प्रभावित हुए। जिससे क्या हुआ कि सभी देश क्या हो गए? प्रभावित हुए। आगे लिखते हैं कि फ्रांस में वियना सम्मेलन के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुर्बो वंश, है ना, बुर्बो राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया तथा लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। बच्चों लुई 18वां कहाँ का राजा बना था? ये है ना, ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि लुई 18वां कहाँ का राजा बना था। ठीक है, तो बच्चों लुई 18वां कहाँ का राजा बना था? तो लुई 18वां जो था बच्चों वह फ्रांस का राजा बना था। वह कहाँ का? फ्रांस का। आपको जो देखो बच्चों, हम लोग दूध से मक्खन सिर्फ निकालेंगे बच्चों, बाकी को छोड़ देंगे, क्योंकि हम हिस्ट्री के परफेक्ट टीचर हैं ही नहीं। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखते हैं बच्चों, लिखा है कि उसने फ्रांस की बदली हुई परिस्थितियों को समझा और फ्रांसीसी जनता पर पुरातनपंथी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। उसने प्रतिक्रियावादी तथा सुधारवादी शक्तियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया तथा इसी उद्देश्य से 2 जून 1814 ईस्वी को सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किए गए, जो 1848 ईस्वी तक फ्रांस में चलते रहे। 1848 ईस्वी तक फ्रांस में चलते रहे। चलिए बहुत बढ़िया। आगे लिख रहा है मेरे बच्चों कि चार्ल्स एक्स के शासनकाल में इसमें कुछ परिवर्तन किए गए, परंतु इसका परिणाम 1830 की क्रांति के रूप में सामने आया। 1830 की क्रांति के रूप में सामने आया। आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट होगा फिर उसको देखेंगे। चलिए सर कौन बोल रहा है? अरे बोलने तो यार। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है बच्चों कि जुलाई 1830 की क्रांति। ठीक है बच्चों, तीसरा चैप्टर तक थोड़ा दिक्कत वगैरह होगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जुलाई 1830 की क्रांति। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि चार्ल्स एक्स एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। मैंने बताया बच्चों कि जो बार बार बच्चों किसी बात का खंडन करे, जो किसी बात को मानने के लिए बच्चों अपना विचार रखे कि ये बात गलत है, ये बात सही है, हम उसे कहते हैं बच्चों प्रतिक्रियावादी। तो एग्जाम में आएगा बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था? तो बताइए निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक कौन था? ऑप्शन में दिया रहेगा बच्चों, तो क्या मारना है?
चार्ल्स एक्स मारना है। अगला आता है बच्चों कि जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा, देखो बच्चों इसमें बहुत चीज ऐसा है जिसको तुमको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया, उसने अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए। उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलिगनेग को प्रधानमंत्री बनाया गया, ठीक है ना। खैर ये क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में नहीं पूछा गया अभी तक, ठीक है ना, कि बनाया गया। पोलिगनेग ने पूर्व में लुई 18वें के द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजातीय वर्ग की स्थापना तथा उसे विशेषाधिकारों से विषीभूत करने का प्रयास किया। उसके इस कदम को देखो बच्चों, अगर बात भारत की रहती है ना, हाँ देखो बच्चों बात भारत की होती है ना तो फिर बहुत मतलब कि समझ में वगैरह आता है, ठीक है ना। यहाँ पर बात हो रहा है बच्चों विदेश का। उसके इस कदम को उदारवादियों ने चुनौतियों तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादियों ने पोलिगनेक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। चार्ल्स एक्स ने इस विरोध के प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेश द्वारा उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया, ठीक है ना। इस अध्यादेशों के विरुद्ध में सर सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। क्या लिखा है कि इन अध्यादेशों के विरुद्ध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी में गृह युद्ध आरंभ हो गया। एक बार एग्जाम में पूछा गया बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको पहले बच्चों अच्छे से याद रखिएगा कि फ्रांस में गृह युद्ध कब हुआ था, ठीक है ना। तो बच्चों फ्रांस में गृह युद्ध कब हुआ था? जून 1830 को। इंपॉर्टेंट है ये कि जून 1830 को फ्रांस में गृह युद्ध हुआ था, है ना। सर एक्स नहीं दशम बोलता है, चलो ठीक है बच्चों 4 दशम, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, यस ठीक है। तो बच्चों फ्रांस में गृह युद्ध कब हुआ था? तो बच्चों फ्रांस में गृह युद्ध हुआ था कब, है ना। फ्रांस में गृह युद्ध हुआ था 28 जून 1830 को। 28 जून 1830 को आरंभ हो गया था। इसी, है ना, हो गया। इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं बच्चों, इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं, ठीक है ना। खैर ये क्वेश्चन ज़्यादा वो चीज़ नहीं है बच्चों, एग्जाम में आता भी होगा शायद, ठीक है। इसको शॉर्ट करके आपको हम लिखवा देंगे, ठीक है। आगे आता है कि परिणामतः चार्ल्स दशम फ्रांस की राजगद्दी त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर गया और इस प्रकार फ्रांस में बुर्बो वंश के शासन का अंत हो गया, ठीक है बच्चों। तो फ्रांस में, है ना, फ्रांस में कौन सा शासन वंश था? तो फ्रांस में बच्चों शासन वंश का नाम क्या था? तो फ्रांस के शासन वंश का नाम था बुर्बो वंश, ठीक है ना। क्या था बच्चों? बुर्बो वंश। और बुर्बो वंश की स्थापना, बुर्बो वंश की बच्चों समापन किस युद्ध के बाद हो गया? किस क्रांति के बाद हुआ ना? तो बुर्बो वंश की समाप्ति बच्चों जुलाई 1830 की क्रांति से हुआ। जुलाई 1830 की क्रांति से हुआ बच्चों। जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट है ना, जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो आपको सिर्फ पढ़ना है, बाकी को छोड़ते चलिए। 3 चैप्टर तक दिक्कत है, उधर बाकी चैप्टर मुझे याद है सब कुछ, ठीक है ना। 3 चैप्टर मुझे दिक्कत होता है। आगे लिखा है बच्चों कि फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के परिणाम स्वरूप बुर्बो वंश के स्थान पर, है ना, क्या लिखा है, और है ना, आर्लियंस वंश को गद्दी सौंपी गई। इस वंश के शासक लुई फिलिप ने उदारवादियों, पत्रकारों तथा पेरिस की जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त की थी। अतएव उसकी नीतियां उदारवादियों के पक्ष में तथा संवैधानिक गणतंत्र के निर्मित रही। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा, जो इंपॉर्टेंट था बच्चों हमने उस चीज को रखा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ तक में अभी तक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, क्या आपको याद है? क्या आपको याद है बच्चों कि यहाँ तक के इंपॉर्टेंट जो थे? यस सर हमें याद है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा कि बच्चों नेपोलियन, है ना, नेपोलियन का जब समापन हुआ बच्चों तो कौन आए बताइए? जब नेपोलियन युग की समाप्ति हुई तो कौन सा युग स्टार्ट हुआ?
सर जब नेपोलियन युग की समाप्ति हुई तो स्टार्ट हुआ मेटरनिक युग, है ना, स्टार्ट हुआ बच्चों मेटरनिक युग। स्टार्ट कौन सा बताइए? तो आया सर जी मेटरनिक युग स्टार्ट हुआ। मेटरनिक युग स्टार्ट कब से हुआ बच्चों? तो कहते हैं सर मेटरनिक युग स्टार्ट हुआ 1815 से। मेटरनिक युग स्टार्ट हुआ बच्चों 1815 से। 1815 से। बताइए यूरोप को अस्त व्यस्त किसने किया? यूरोप को बच्चों अस्त व्यस्त किसने किया? तो सर यूरोप को अस्त व्यस्त करने वाले थे, है ना, यूरोप को अस्त व्यस्त करने वाले थे नेपोलियन। कौन थे बच्चों? नेपोलियन थे जिन्होंने यूरोप को अस्त व्यस्त कर दिया था, है ना, अस्त व्यस्त कर दिया था। बच्चों फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी बताओ? फ्रांस की क्रांति, है ना, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? जल्दी बताओ। यस, तो बच्चों फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। अगर आप, है ना, 1789 ईस्वी में। आप मुझे ये बताइए कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना किस क्रांति के बाद हुई? तो बच्चों यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना अगर देखें मेन बच्चों, तो वह फ्रांस की क्रांति के बाद हुई थी। फ्रांस की क्रांति के बाद ही यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना जगी थी, ठीक है ना। इटली को बच्चों विभाजन किसने किया था? इटली का विभाजन, इटली का विभाजन किसने किया था बच्चों? इटली का विभाजन याद कीजिए किसने किया था? ये सर इटली को बांट दिया था किसने? मेटरनिक ने, ताकि बच्चों इसमें क्या हो, राष्ट्रवाद की भावना ना जगे। तो मेटरनिक ने इसको बांट दिया था। यस, ठीक है ना। यस, तो ऐसे ही बच्चों आपको क्या है कि पूरा बुक पढ़ना है, उसमें जो जो इंपॉर्टेंट होगा, जो जो इंपॉर्टेंट होगा सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट देखना है, ठीक है ना, सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट देखना है, ठीक है। यस, कौन बच्चों निरकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था? निरकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक कौन था? तो चार्ल्स दसम बच्चों, आप लोगों ने बताया चार्ल्स दसम होता है। यस सर, चार्ल्स दसम होता है, ठीक है ना। वेरी गुड, कोई दिक्कत किसी को नहीं? मैं, है ना, मैं उम्मीद करता हूं बच्चों यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ आपको यही देखना है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। पूरा हिस्ट्री देखो बच्चों, हम छोड़ देंगे तो फिर आप लोग, है ना, आप लोग नहीं पढ़ पाओगे। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि 1830 की क्रांति का प्रभाव देखो। अच्छा, कुछ निकला ना, कुछ ऑब्जेक्टिव निकला कि नहीं निकला बताओ? कुछ क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? हल्का फुल्का निकला ना? बोलो हाँ या ना। यस यस यस, बहुत बढ़िया, कुछ ना कुछ तो निकल रहा है ना। यस सर, निकल, और निकलेगा, रुक जाओ, और निकलेगा धीरे धीरे, ठीक है। देखो 3 चैप्टर के बाद कुछ निकालना नहीं है, उसके बाद सब कुछ मुझे याद है। 3 चैप्टर तक आपको निकालना है बस मेरे साथ में। हो सकता है कल का क्लास और अच्छा हो, क्योंकि मैं कल तक में और ज़्यादा सीख लूँ कुछ। यस, देखो बच्चों लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो अंत तक हमारे साथ रहता है हम लाइफ में कभी उसको भूलते नहीं हैं, ठीक है ना। अक्सर आप भी नहीं भूलते होंगे। 1830 की क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा बच्चों? इस प्रकार जुलाई की क्रांति इस बात की, देखो बच्चों जुलाई की क्रांति जब भी बोले तो आप क्या समझना? जुलाई की क्रांति जब भी बोले तो आप किस साल का क्रांति समझोगे बताओ? सर जुलाई की क्रांति का मतलब होता है 1830 की क्रांति, ठीक है। इस प्रकार जुलाई की क्रांति इस बात की सूचक थी कि देश में कट्टर राज सत्तावादियों का प्रभाव कम हो रहा था। यानी कि पहले बच्चों इसमें क्या हो रहा था कि अभी जो राजा बने थे, 1830 की क्रांति इसलिए हुई थी क्योंकि उस समय जो भी थे वह ज़्यादा कानून काड़ा बनाते थे, बहुत कठिन कानून बनाते थे। इससे ये पता चलता है कि लोग कठिन कानून पसंद नहीं करते हैं। अच्छा बताओ, कोई भी बच्चों क्रूर राजा पसंद करेगा बताओ? आप बताओ, अभी अगर मोदी जी बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब कि अभी जो मोदी जी हैं ज़्यादा कठिन नियम वगैरह लगाएंगे तो क्या आप उसको आप पसंद करेंगे? नहीं। कोरोना काल में ही बच्चों लॉकडाउन लगाया गया था तो लोग उसको पसंद नहीं कर रहे थे। तो वैसा है बच्चों कि क्रूर राजा को कोई पसंद नहीं करता है। आगे, वास्तव में यह क्रांति मध्य वर्ग और लोक, है ना, क्या लिखा है, लोक संप्रभुता के सिद्धांतों की देन थी। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया तथा वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को, है ना, निर्मूल सिद्ध कर दिया। इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा और राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति की भावना का प्रस्फुटन जिस प्रकार हुआ उसने सभी यूरोपीय राष्ट्रों के राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधारों तथा राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। इटली तथा जर्मनी का एकीकरण तथा यूरोप, पोलैंड एवं हंगरी में तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता के प्रभाव के ध्यान दीजिएगा के कारण आंदोलन उठ खड़े हुए। आगे चलकर फ्रांस में भी लुई फिलिप के खिलाफ आवाज उठने लगे, है ना, जिसने फ्रांस में एक और क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार की।
पृष्ठभूमि तैयार की। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोगों को कुछ ऐसा नहीं मिला, तो फिर आगे देखेंगे और क्या मिलता है। आगे लिखा है बच्चों 1948 की क्रांति। देखो बहुत सारा क्रांति हुआ है बच्चों, है ना। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बताइए, 1848 की क्रांति, है ना। पेज नगर क्या है सर, अच्छा पेज नगर पूछ लो, ठीक है। क्या लिखा है कि लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था, परंतु बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए, ध्यान दीजिए एक बार क्वेश्चन बहुत दिन मतलब मैंने एक बार देखा था मॉडल सेट में बच्चों, ये यहाँ पर दिया था क्वेश्चन कि सर्वनिम्न मध्यवर्गीय नीति किसने अपनाया था। सर्वनिम्न मध्यवर्गीय नीति किसने अपनाया था, तो बच्चों सर्वनिम्न मध्यवर्गीय नीति अपनाने वाले कौन थे, है ना, लुई फिलिप। खैर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अभी तक नहीं आया है, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आया बच्चों, ठीक है ना। आगे आता है सन 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को साथ रखना पसंद किया, जिसने शासन के कार्यों में अभिरुचि नहीं थी और जो अल्पमत में भी था। उसके पास किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था और न ही उसे विदेश नीति में ही किसी तरह की सफलता हासिल हो रही थी। उसके शासनकाल में देश में भूखमरी एवं बेरोजगारी व्याप्त होने लगी, जिसकी वजह से गीजी, है ना, क्या लिखा है, गीजी की आलोचना होने लगी। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में, है ना, थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। विशाल भोज का क्या क्या बच्चों आयोजन किया। जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया। तो प्यारे बच्चों 1848 में किसे गद्दी छोड़ना पड़ा बताओ। 1848 की क्रांति में सर आपसे बात करना है, बहुत बढ़िया। मेरे बच्चों ये बताओ कि 1848 में किसे अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी बच्चों, ठीक है ना। तो 1848 में लुई फिलिप को गद्दी छोड़नी पड़ी बच्चों, क्योंकि उसके शासनकाल में भी देश अच्छे से नहीं चल रहा था। लोगों में क्या था, भूखमरी था और लोगों में बेरोजगारी था। आगे लिखा गया है, हाँ आगे लिखा गया बच्चों, जिसकी वजह से गीजी की आलोचना होने लगी। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया गया। जगह जगह अवरोध, ये सब तो हो गया ना। चलिए गद्दी त्याग किया और इंग्लैंड चला गया। बच्चों यहाँ देख रहे हो सब कोई इंग्लैंड ही जा रहे हैं, जो भी गद्दी छोड़ रहे हैं इंग्लैंड जा रहे हैं। इससे पहले वाले भी कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे, ठीक है ना। आगे आते हैं, हाँ आगे है बच्चों। तत्पश्चात नेशनल असेंबली में गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया गया। तो बच्चों है ना, 21 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को मताधिकार प्राप्त किया गया। कब बताइए, किस ईस्वी में, कब किया गया था, 1848 में। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे आता है, और काम के अधिकार की गारंटी दी। क्या लिखा है, गणतंत्रवादियों का नेता क्या लिखा है, लामार्टिन एवं सुधारवादियों का नेता लुई ब्ला था, है ना, लुई ब्ला था। आगे लिखा गया, शीघ्र ही दोनों में मतभेद आरंभ हो गया और लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। लुई नेपोलियन फ्रांस का क्या बना, सम्राट बना। इस क्रांति ने न सिर्फ फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंत किया, बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, है ना, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड तथा इंग्लैंड भी इस क्रांति में प्रभावित हुए। इटली तथा जर्मनी के उदारवादियों ने बढ़ते हुए जन असंतोष का फायदा उठाया और राष्ट्रीय एकीकरण के द्वारा राष्ट्र राज्य की स्थापना की मांगों को आगे बढ़ाया, जो संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित है। बच्चों ध्यान दीजिए, यहां तक आपको ऐसा हो रहा था, ठीक है ना। देखो चैप्टर 1, 2 और 3 उतना ज़्यादा मतलब कि समझ वगैरह में नहीं आता है, ठीक है ना। इसमें कुछ टॉपिक है जो आपको समझ में आएगा, लेकिन 3 के बाद जो चैप्टर पढ़ोगे ना, वो चीज़ सब कुछ ठीक ठाक है। हम उसमें क्या कर सकते हैं बच्चों, मुझे मतलब चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं बच्चों इटली का एकीकरण। यहाँ कुछ चीज़ मिलेगा आपको, है ना। अच्छा बताइए, कितने ऐसे बच्चे हैं जो इटली देश का नाम सुने, बताओ कितने ऐसे बच्चे हैं
जो इटली देश का नाम सुने हैं? बताइए, ठीक है, कितने ऐसे बच्चे हैं जो इटली देश का नाम सुने हैं? यस, हम सुने हैं सर, हम सुने हैं। बच्चों आप लोग देखे होंगे कोरोना काल में इटली वगैरह बहुत फेमस था, क्योंकि इसमें सबसे अधिक मरीज मिल रहे थे आपको, है ना। कोरोना काल में इटली बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था, तो आप सभी लोग इटली का नाम सुने होंगे। यस, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। लिखे बच्चों कि इटली 19वीं सदी के आरंभ में मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था, जहां कई स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। पहले बच्चों इटली में क्या था? इटली कई भागों में बटा था, कई स्वतंत्र राज्य थे। अच्छा बच्चों ये बताओ, क्या अभी बिहार का मतलब क्या हमारा बिहार एक स्वतंत्र राज्य है, या फिर हम लोग संघ रूप में जुड़े हैं? क्या भारत का कोई भी एक राज्य कह सकता है कि हम बच्चों स्वतंत्र राज्य हैं, यानी हम संघ नहीं है, संघ नहीं है? नहीं बच्चों, अभी क्या है, हमारा देश राज्यों का संघ है। अभी सब राज्य एक दूसरे से मिले हैं। यहाँ कहा गया है कि इटली में क्या है बच्चों, इटली में पहले राज्य अलग हुआ करते थे, इस कारण वहाँ अलगाव की भावना थी बच्चों। अलगाव की क्या थी? भावना थी। आपको पता है ना कि जब अलग रहते तो फिर अलगाव की भावना होती है। आगे आता है, इटली के एक राष्ट्र के रूप में, इटली के एक राष्ट्र के रूप में। अच्छा बच्चों ध्यान दीजिए, ये तो हम लोग इटली का एकीकरण पढ़ रहे हैं। हम लोग पहले भारत भी बच्चों मतलब कि अलग अलग रियासतों में बटा था, तो इसका एकीकरण किसके कारण हुआ? इसका एकीकरण बच्चों अंग्रेजों के कारण हुआ। अंग्रेजों ने आकर के हमारे ऊपर क्या किया? आक्रमण किया, और फिर हम सब लोग एक हो गए। उस तरह से आप पढ़ रहे हैं इटली का एकीकरण। ध्यान दीजिएगा, स्थापित होने में भौगोलिक समस्या के अभाव कई अन्य समस्याएं भी थी। बच्चों एकीकरण होना आसान नहीं होता है। जब 20-30 राज्य एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो क्या मिलना आसान होता है? सर आसान नहीं होता है, क्योंकि सर हर राज्य का मतलब भाषा अलग हो जाता है। कई राज्यों का मतलब कि संस्कृति अलग होता है, किसी का मतलब कि स्ट्रक्चर वगैरह अलग अलग हो जाता है। क्या लिखा है कि भौगोलिक समस्या थी, जैसे इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था। समझ गए? यानी कि इटली स्वतंत्र नहीं था, उसके ऊपर में है ना कौन कौन? ऑस्ट्रिया, उसका आवाज बंद करो, ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे राष्ट्रों का हस्तक्षेप था। अतः एकीकरण में इनका विरोध अवश्य संभावित था। इधर राजधानी रोम भी पोप के प्रभाव में थी। बच्चों इटली की राजधानी क्या है बताओ? इटली की राजधानी क्या है बताओ? है ना बच्चों, इटली की राजधानी क्या है? सर इटली की राजधानी क्या है बच्चों? तो इटली की राजधानी क्या है? रोम। क्या है? रोम। ठीक है, आगे आते हैं कि पोप की इच्छा थी कि इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में धार्मिक दृष्टिकोण से हो। है ना, पोप भी इटली को मिलाना चाहता था, लेकिन धार्मिक रूप से मिलाना चाहता था। आगे लिखते हैं, ना कि शासकों के नेतृत्व में। इसके अलावे अनेक आर्थिक और प्रशासनिक विसंगतियां भी मौजूद थी। आगे बढ़ते हैं, परंतु इसके बावजूद भी 19वीं सदी के आरंभ से ही इटली में राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस सदी के आरंभ में इटली में ध्यान दीजिएगा, किस सदी के आरंभ में इटली में राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था? बताइए, किस सदी के आरंभ में इटली में राष्ट्रीयता का विकास आरंभ हो रहा था? तो बच्चों 19, अरे आवाज कम करो ना रे। आंसर क्या मारना है बताइए? 19वीं। क्या मारना है बच्चों? आंसर मारना है 19वीं। सर सदी क्या होता है बच्चों? 100 वर्षों का जो होता है 100 वर्ष मिलके कहते हैं बच्चों सदी। क्या कहलाता है? सदी, है ना, सदी। ध्यान दीजिए, मैं अगर आपसे पूछूं बच्चों अभी हम लोग किस सदी में जी रहे हैं? हम लोग कौन से सदी में जी रहे हैं बताओ फटाफट बच्चों। तो हम लोग सेंचुरी, यस सर, है ना, हम लोग जी रहे 21वीं सदी में, है। यानी कि आगे जो आने वाला 100वां वर्ष होता है, बच्चों वही होता है। तो 19वीं सदी का मतलब ये हुआ कि 1800 से लेकर के बच्चों 1801 से लेकर के है ना, 1801 से लेकर के 1900 के बीच में जो आएगा बच्चों, 1800 से 1900 के बीच में जो आएगा हम उसे 19वीं सदी बोलते हैं। ठीक है ना, और अभी हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं। तो लिखा गया है कि ध्यान दीजिएगा, है ना, होने लगा, है ना, था फ्रांस में होने वाली घटनाओं का प्रभाव। देखो बच्चों समझ में आएगा, धीरे धीरे हम लोग को समझ में आएगा। रुक जाइए, 1-2 पेज, है ना, 1-2 चैप्टर दिक्कत वाला है, फिर हम समझाएंगे, भरोसा कीजिए मेरे ऊपर, हम भी कष्ट में जी रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, फ्रांस में होने वाली घटनाओं का प्रभाव भी यहाँ स्पष्ट रूप से पड़ रहा था।
नेपोलियन के, ध्यान दीजिए, घटना हो रहा था फ्रांस में और प्रभाव कहाँ पड़ रहा था, बोलो, घटना हो रहा था फ्रांस में और प्रभाव कहाँ पड़ रहा था? सर घटना हो रहा था फ्रांस में और प्रभाव पड़ रहा था इटली में। नेपोलियन के सैन्य अभियानों में ने इटली के नवजागरण तथा एकीकरण में अप्रत्यक्ष रूप से ही सही परंतु महत्वपूर्ण योगदान दिया। इटली विजय के पश्चात नेपोलियन ने इसे 3 गणराज्यों में गठित किया। यथा, तीनों का नाम सुन लीजिए। पहला का नाम रखा बच्चों सिस्पाइन, क्या रखा? 3 का नाम सिस्पाइन। दूसरा का नाम सिस्पाइन, क्या लिखा? सिस्पाइन गणराज्य पहला। दूसरा है ना लिगुलियन और तीसरा ट्रांसपेडेन। उसने यातायात व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त किया तथा संपूर्ण क्षेत्र को एक शासन के अधीन लाया। इन सभी कारणों से वहां जागृति आई। नेपोलियन का पतन 1814 के पश्चात वियना कांग्रेस 1815। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर एक चीज याद रखिएगा, नेपोलियन का पतन कब हुआ था? ठीक है, नेपोलियन का पतन बच्चों, नेपोलियन का पतन, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, नेपोलियन का पतन कब हुआ था? सर हिस्ट्री हार्ड है बच्चों, हार्ड नहीं है बे, एक मतलब विदेश के बारे में लिखा है 3 चैप्टर, तुम मतलब क्या देखो, हिस्ट्री बच्चों मेरा 10th में भी उतना ठीक नहीं रहा था, 11th 12th मेरा हिस्ट्री था नहीं बच्चों, तो हम लोग का हिस्ट्री से सब दिन दूरी बना है। कभी हम है ना, मेरा ग्रेजुएशन भी बच्चों हिस्ट्री से नहीं हुआ है, हम लोगों का मतलब मैथ वाला सब कुछ रहा है हमेशा, तो हिस्ट्री से सब दिन दूरी रहा है बच्चों मेरा, ये बात तो है, हिस्ट्री से हम सब दिन दूर रहे हैं। लेकिन बच्चों जैसे ही मतलब भारत में राष्ट्रवाद आएगा तो वो सब हम लोग को पता है बच्चों, क्योंकि हम लोग कॉम्पिटिशन में अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो नेपोलियन का पतन कब हुआ था? 1814 में। नेपोलियन का पतन हो गया था 1814 में और बच्चों वियना कांग्रेस हुआ था 1815 द्वारा। इटली को पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से इटली के 2 राज्य, पहला का नाम था बच्चों पिडमाउंट और है ना सर्डिनिया का एकीकरण कर दिया गया। इस प्रकार इटली के एकीकरण की दिशा तय होने लगी। तो बच्चों याद कीजिए कि इटली को जोड़ने में, इटली के एकीकरण होने में सबसे पहले किन 2 जगहों को जोड़ा गया था? सबसे पहले किन 2 जगहों को जोड़ा गया? तो पहले का नाम था बच्चों पिडमाउंट, पहले का नाम था पिडमाउंट और दूसरा क्या था? सर्डिनिया, दूसरे का नाम था सर्डिनिया। एक भी नंबर आपका नहीं छूटेगा बच्चों, भरोसा करो। अरे रुक जाओ, ये सब एग्जाम में उतना आता भी नहीं है, अभी आगे बहुत कुछ बचा है। चलो आगे क्या लिखा गया बच्चों कि इटली में, ध्यान दीजिए अब, है ना, इटली में 1820 ईस्वी से ही कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन होने लगे। एक गुप्त दल, नाम बताओ? कार्बोनरी। ध्यान दीजिए, इटली में एक गुप्त दल था, उसका नाम बताइए क्या था? सर इटली में एक गुप्त दल था जिसका नाम था बच्चों कार्बोनरी। इटली के गुप्त दल का नाम बताओ? सर इटली के गुप्त दल का नाम कार्बोनरी था। चलिए, का गठन राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया जिसका उद्देश्य छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट कर गणराज्य की स्थापना करना था। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता जोसेफ मेजनी का संबंध भी इसी दल से था। एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा बच्चों, 2 क्वेश्चन आएगा, मेजनी का संबंध किस दल से था? ध्यान दीजिए, आ गया क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, मेजनी का संबंध, मेजनी का पूरा नाम बताओ? जोसेफ मेजनी। मेजनी का संबंध किस दल से था बताओ? सर मेजनी का संबंध था कार्बोनरी से, यही तो आपको पढ़ना था, है ना, कार्बोनरी से उसका संबंध था। आगे 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव से इटली भी अछूता नहीं रह सका और यहाँ भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गए। मेजनी ने इन नागरिक आंदोलनों का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली में एकीकरण गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक द्वारा इन राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलन को दबा दिया गया और मेजनी को इटली से पलायन कर दिया गया और बच्चों मेजनी को भी इटली से भगा दिया गया। ठीक है ना, तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। ध्यान दीजिए, आज के लिए बच्चों हम यहीं तक रहने देते हैं। हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, फटाफट जवाब दीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही बच्चों। आपको नहीं समझा पाए अच्छे से, इसके लिए हम मजबूर हैं बच्चों, सॉरी, माफ़ कीजिएगा। हमारा हिस्ट्री कभी समझ है ना, हमारा हिस्ट्री बच्चों मेन सब्जेक्ट कभी नहीं रहा है, इसलिए हमारे साथ दिक्कत होता है थोड़ा सा। ठीक है, आइए, लेकिन पहले बच्चों हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और हम आपके साथ हैं। ठीक है, आप मेरे साथ बच्चों लास्ट तक पढ़िए, आप मेरे साथ लास्ट तक पढ़िए, हम आपको भरोसा दिलाते हैं आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। छोड़ देने से अच्छा है बच्चों हम आपको कुछ पढ़ा देते हैं, नहीं तो आप बोलोगे सर आपने कुछ पढ़ाया ही नहीं। ठीक है बच्चों, मुझे भी दुख होता है। तुम सोचो ना कि कोई स्पेशल एक टीचर मतलब एक सब्जेक्ट का होता है, हमें हर सब्जेक्ट पढ़ाना होता है बच्चों। मैथ पढ़ाना है, साइंस पढ़ाना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी भी पढ़ाते हैं, संस्कृत भी पढ़ाना है बच्चों। अब हर सब्जेक्ट एक जैसा नहीं हो सकता बच्चों,
है ना। हर सब्जेक्ट एक जैसा नहीं हो सकता किसी इंसान का, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको ठीक करें बच्चों, ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। आ जाओ, पहला हमने क्या लिखा, फर्स्ट बच्चों नंबर 1 में सबसे पहले ये बताओ कि ना सबसे पहले नंबर 1 बच्चों, ठीक है ना, नंबर एक बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि बच्चों यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत किस क्रांति से हुई, है ना। यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत किस क्रांति से हुई, तो आंसर लिखना बच्चों फ्रांस की क्रांति। क्या लिखना, फ्रांस की क्रांति। क्या लिखना बच्चों, फ्रांस की क्रांति। अगर आपसे पूछा जाए बच्चों फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, बताओ फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो कहना बच्चों 1789 में। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी बच्चों, 1789 में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, ऑस्ट्रिया का चांसलर। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, ठीक है। तो गुरुजी मेरे ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक। कौन था बच्चों, मेटरनिक जो था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। दूसरी बात है बच्चों, चांसलर था कौन, मेटरनिक, ठीक है ना, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ठीक है। बच्चों जब भी आपसे बोला जाए जुलाई की क्रांति, तो बताओ बच्चों कि जुलाई की क्रांति कब हुई थी, है ना। हमने बोला कि जुलाई की क्रांति बोला जाए तो जुलाई की क्रांति कब हुई थी, जुलाई की क्रांति कब हुई थी बताओ। यस सर, जुलाई की क्रांति कब हुई थी, जल्दी बताओ। यस सर, सर जुलाई की क्रांति जब भी बोलेगा ना तो हम बोलेंगे सर 28 जुलाई, है ना, 28 जुलाई 1830 को बच्चों हम जुलाई की क्रांति कहते हैं, है ना, जुलाई की क्रांति कहते हैं। चलिए अगला नंबर 4, जुलाई क्रांति कहते हैं। इटली की राजधानी कहाँ है बताओ, इटली की राजधानी कहाँ है। सर इटली की राजधानी रोम है। इटली की राजधानी कहाँ है बच्चों, रोम। इटली की राजधानी कहाँ है बच्चों, रोम। इटली की राजधानी कहाँ पर है, रोम में है। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। बताइए 5वें नंबर क्वेश्चन में नेपोलियन युग, है ना, नेपोलियन का अंत कब हुआ था, नेपोलियन युग का अंत, ठीक है। नेपोलियन युग का अंत कब हुआ, तो नेपोलियन युग का अंत बच्चों कब हुआ, 1814 में, 1814 में हो गया था, है ना। एक निरकुश और प्रतिक्रियावादी शासक कौन था बच्चों, निरकुश और प्रतिक्रियावादी शासक कौन था, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन निरकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था, तो बच्चों निरकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था चार्ल्स दशक, है ना, दशम, माफ कीजिएगा, चार्ल्स दशम था निरकुश और प्रतिक्रियावादी शासक, निरकुश और प्रतिक्रियावादी शासक, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन में, निरकुश और प्रतिक्रियावादी शासक का नाम था चार्ल्स, है ना। बच्चों ये बताओ कि मेटरनिक युग की शुरुआत किस सम्मेलन से हुई, मेटरनिक युग की शुरुआत किस सम्मेलन से हुई, तो मेटरनिक युग की शुरुआत बच्चों, मेटरनिक युग की शुरुआत जो हुई बच्चों वह, है ना, उस सम्मेलन का नाम था वियना सम्मेलन नाम था। वियना सम्मेलन से मेटरनिक बच्चों, मेटरनिक युग की शुरुआत हुई वियना सम्मेलन से मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। अगला आता है बच्चों, अगला आता है कि, है ना, यस, हाँ, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। अभी आप लोगों ने पढ़ा कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो बच्चों मेजनी का संबंध था कार्बोनरी से मेजनी का संबंध था कार्बोनरी से, है ना, कार्बोनरी से। पहले बच्चों 9वां नंबर क्वेश्चन है कि इटली में एक गुप्त दल कौन सा था, इटली में एक गुप्त दल कौन सा था, तो गुरुजी मेरे इटली में एक गुप्त दल था कार्बोनरी, है ना, कार्बोनरी। इटली में एक गुप्त दल था, उसका नाम था बच्चों कार्बोनरी इटली में एक गुप्त दल था, है ना। इटली में राष्ट्रवाद की भावना बच्चों, इटली में राष्ट्रीयता, हाँ, इटली में राष्ट्रीयता बच्चों, राष्ट्रीयता की शुरुआत किस सदी में हुई थी, इटली में राष्ट्रीयता की शुरुआत किस सदी में हुई थी बताइए। इटली में राष्ट्रीयता की शुरुआत बच्चों किस सदी में हुई थी, तो आपने पढ़ा था सर 19वीं सदी में राष्ट्रीयता की शुरुआत हुई थी, 19वीं सदी में, ठीक है ना, 19वीं सदी में हो गई थी, 19वीं सदी में, ठीक है ना, 19वीं सदी में ऐसा हुआ था। तो प्यारे बच्चों आपने देखा, हमने जैसा भी पढ़ा, हमने जैसा भी आपको बताया बच्चों, ठीक है ना। क्या बताइए ये सब क्वेश्चन निकले या नहीं निकले, बताओ क्या ये सब क्वेश्चन हिस्ट्री के बुक से निकले या नहीं निकले, यस और नो बच्चों, निकले या नहीं निकले, यस बच्चों। 1-2 चैप्टर के बाद फिर मुझे बुक की भी जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ याद है, ठीक है। एक मतलब 2-3 चैप्टर के बाद बच्चों हमें बुक की कोई आवश्यकता ही नहीं है, बिना बुक से भी हम आपको पढ़ा सकते हैं क्योंकि मुझे हर चीज़ याद है, ठीक है ना। चलो
बच्चों ये सब क्वेश्चन यहीं से निकले हैं और हमारे ऊपर भरोसा कीजिए। आपका मतलब खाली हिस्ट्री में थोड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों, हिस्ट्री का 3 चैप्टर प्रॉब्लम है, बाकी हमको सोशल साइंस में कहीं दिक्कत नहीं है, ज्योग्राफी वगैरह ठीक ठाक है, सब कुछ हमें याद है। ठीक है, चलो हम कोशिश करते हैं बच्चों कि आज से हम कल आपको बेहतर पढ़ाएं। ठीक है, आज से बच्चों हम आपको कल बेहतर पढ़ाएं। ठीक है, ऐसा हम कोशिश करते हैं। सर आप जैसे भी पढ़ाते हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और आप हम स्टूडेंट के लिए बहुत मेहनत करते हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसकी वजह से हमें पढ़ाना पड़ता है। तो बच्चों बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक है, हमने कोशिश किया। ठीक है, कहते हैं बच्चों युद्ध में नहीं जाने वाला भी हार जाता है, पर जो लोग कोशिश करके युद्ध में पहुंच जाते हैं वह शहीद कहलाते हैं, वह बच्चों शहीद कहलाते हैं। तो हमने कोशिश किया बच्चों। हम अगर ऐसे भी कहते हैं कि हमसे ना हो पाएगा, मेरे पास 2 ऑप्शन था बच्चों। एक तो कहते हैं मुझसे ना हो पाएगा बच्चों, ना हो पाएगा। ऐसे में क्या होता कि आप लोग नहीं पढ़ पाते हैं। और अगर मैंने कह दिया बच्चों कि मैं कोशिश कर रहा हूँ और बच्चों कोशिश कर रहा हूँ, तो पता ना आपको कि कुछ अच्छा ही होगा, आप लोगों को पता ही है कि कल और अच्छा होगा। ठीक है बच्चों, तो कल मिलते हैं, कल मिलते हैं बच्चों। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कल हमारा अच्छा हो और अच्छा हो। ठीक है, बाकी आप लोग इसका नोट्स वगैरह मिल जाएगा आपको। नोट्स के लिए टेंशन मत लीजिए, नोट्स हम देंगे। देखो बच्चों, हम अगर आपको अच्छा नहीं पढ़ाएं, अगर हम आपको अच्छा नहीं पढ़ा पाएँ हिस्ट्री, इसके लिए सॉरी बच्चों, लेकिन आपको आप एक चीज़ याद रखना कि हर एक दिन बेहतर होगा। आप जैसे आप मुझसे एक दिन है ना, 1 दिन 2 दिन बाद मिलोगे ना, हमारा हर एक दिन बेहतर होता है। तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ बच्चों, कल का दिन आज से 10 गुना बेहतर होगा। कल मैं जब आऊँगा पढ़ाने हिस्ट्री, तो आपको लगेगा कि मैंने कुछ पढ़ा है, मैंने कुछ सीख कर पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, बाकी इसका नोट्स वगैरह बहुत अच्छा मिलेगा बच्चों, ऐसा नोट्स मिलेगा जिसको आप पढ़ के पूरा नंबर ला सकते हो। तो नोट्स के लिए बच्चों हमारे पेड क्लास में आप लोग ऐड रहना सब लोग। ठीक है, नोट्स के लिए कहाँ ऐड रहना बताओ? पेड क्लास में। जो लोग अभी तक ऐड नहीं हुए, अभी लोग कमेंट कर रहे थे सर कैसे ऐड होंगे। तो बच्चों पेड क्लास में ऐड होने के लिए आपको यही नंबर है हमारा 770008799453। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिए या कॉल करके बोलिए सर हमें आपके पेड क्लास में जुड़ना है। ठीक है ना, हमें आपके पेड क्लास में जुड़ना है, आप सभी लोग मैसेज करना, हो जाएगा। बाकी बच्चों कल से बच्चों स्टार्ट करेंगे इसके आगे से। ठीक है, सब लोग बच्चों लाइक कर दीजिए बढ़िया से, और नीचे कमेंट करना आज का क्लास कैसा लगा। मुझे पता है ज़्यादा अच्छा नहीं लगा होगा, फिर भी बच्चों कमेंट कर देना आज का क्लास आपको कैसा लगा। बाय बच्चों। ठीक है, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा आज का क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है, ज़्यादा अच्छा नहीं लगा मुझे पता है। लवी बच्चों, बाय, मिलते हैं कल सुबह 9 बजे बच्चों। कल संडे लेकिन छुट्टी नहीं है, 9 बजे। ठीक है ना, 9 AM पर मिलते हैं बच्चों। कल मैथ है, 9 AM पर मैथ्स की क्लास है बच्चों, मिलते हैं। और बाय बच्चों, बाय।